नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। मोटापे का स्केल, बीएमआई फेल, ये सवाल आज इसलिए उठ रहा है क्योंकि अगर आप लोगों ने खबरों पर ध्यान दिया हो तो पिछले हफ्ते से अब तक कुछ खबरें आई लगातार बीएमआई पर, दो लेवल पर। पहला लेवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर, लैंसेट, जो कि आप सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ा जर्नल है। जब मेडिकल क्षेत्र की या आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई बड़ी घटना घटती है तो लैंसेट उसका सबसे बड़ा मुखपत्र है, उसका सबसे बड़ा जर्नल है। वहां पर एक स्टडी छपी जहां पर यह बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो डॉक्टर्स हैं, जो ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स, आप में से काफी लोग इसे जानते होंगे, दरअसल एक स्केल है जिसके ऊपर नापा जाता है कि आप मोटे हैं कि नहीं, आपका वजन ज्यादा है। एक सर्टेन लिमिट तक अगर बीएमआई है तो अच्छा है, उसके ऊपर है तो वजन ज्यादा है, उसके और ऊपर है तो फिर आप मोटापे हैं, या एक लेवल से नीचे है तो आदमी कहें कमजोर है। बीएमआई अक्सर आपको दिखता होगा, ये शब्द, ये वर्ड रिपोर्ट्स में। जब आप कहीं मेडिकल जांच कराने जाते हैं, किसी लैब वगैरह पे जाते हैं तो बड़े बड़े पोस्टर्स वगैरह वहां लगे रहते हैं। लेकिन अब जो बीएमआई का स्केल है उसके ऊपर डॉक्टरों का यह सवाल उठा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि क्या अकेला बीएमआई ये बताता है कि व्यक्ति स्वस्थ है या नहीं है, मोटा है कि नहीं है, क्या उसका वजन उस लेवल पे चला गया जहां पर हमें कह देना चाहिए कि इसको कोई क्लिनिकल प्रॉब्लम है या हो सकती है। वहां सवाल उठे और कुछ परिवर्तन किए गए। और जैसे ही ये चीज हुई, इसके बाद भारत में भी बीएमआई को लेकर कुछ चीजें बदली गई। क्या ये बदलाव हुए हैं, क्यों बदलना पड़ा, क्यों डॉक्टर्स ने ये सोचा, भारत में इस समय मोटापे को लेकर क्या स्थिति है, बीएमआई का उसमें क्या रोल है, क्या बीएमआई एक सही स्केल है या फिर ये कंफ्यूज कर रही है, इसी पर आज पूरी बातचीत होगी। जरूर सुनिएगा, हमारे साथ बड़ी इंटरेस्टिंग है और इसके लिए हमने कुछ खास मेहमानों को आमंत्रित किया है। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं एंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर शशांक जोशी, फोर्टिस एस्कॉर्ट के सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विशाल रस्तोगी और न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रत्यक्ष भारद्वाज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर जोशी, आपसे ही शुरुआत करता हूं। मैंने जैसा कहा कि दो अलग अलग चीजें हुई, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई, लैंसेट में कुछ छपा, फिर फॉलोड बाय इंडिया में कुछ हुआ, आप लोगों ने कुछ कहा। मैं समझना चाहूंगा पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या चीजें हुई, क्या बदलाव हुए, क्यों बीएमआई पे ऑल ऑफ सडन सवाल उठ गया? विपिन जी धन्यवाद। पहले चीज है कि सडनली सवाल नहीं उठा था। 2007 में ही हमने बोले थे कि हम जो भारतीय है वो थिन फैट इंडियन है, इसलिए बीएमआई है हमारे यार्डस्टिक नहीं है, चर्बी या मोटापा का यार्डस्टिक नहीं है। इंश्योरेंस कंपनियों ने लास्ट 100 साल में बीएमआई यार्डस्टिक बनाया था मोटापन के लिए, और ये पाश्चात्य देशों में था, कॉकेशियंस में था। तो लैंसेट में जो शोध निबंध आया है और जो ग्लोबल गाइडलाइन आई है उसमें इतना ही बताया है कि बीएमआई के पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए। लोगों में एक्स्ट्रा चर्बी अलग अलग जगह पे रहती है, जैसे फैट लिवर में आता है, हार्ट में आता है, ओवरीज में आता है, तो उसकी हानि हो सकती है। तो एडिपोसिटी उन्होंने डिफाइन किया है बीएमआई के बियॉन्ड जाके। और हमारी जो चर्बी है भारतीय लोगों की वो पेट में रहती है, तो घेर देते हैं हम, वेस्ट सकम्फ्रेंस लेते हैं, वेस्ट टू हाइट रेशियो लेते हैं, उनका भी मायना आता है। तो बीएमआई सेंट्रिक होना नहीं चाहिए, ओबेसिटी इज बियॉन्ड बीएमआई, ये उनका पहला निष्कर्ष था। दूसरा निष्कर्ष ये था कि ओबेसिटी एक डिसीज है, ओबेसिटी ये बीमारी है जिससे अलग अलग तरह की बीमारी हो सकती है, 200 अलग अलग बीमारी आ सकती है, कैंसर से लेके, मेंटल हेल्थ से लेके, मैकेनिकल ऑस्टियोआर्थराइटिस से लेके, किडनी की बीमारी लेके, अलग अलग प्रकार की बीमारी, मेंटल हेल्थ, मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशन, मेटाबॉलिक यानी टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट डिसीज, सबका जड़ जिसको बोलते हैं उसको ओबेसिटी बोलते हैं। इसलिए उसको एक डिसीज की मान्यता देनी है, बहुत जरूरी है। और उन्होंने अलग अलग क्लस्टर्स बनाए हैं कि मोटापन के क्लस्टर्स बनाए हैं। लैंसेट के जो गाइडेंस आया है वो लैंसेट कमीशन फॉर ओबेसिटी बोलते हैं, उन्होंने किया है, और इसलिए हम इनके साथ सहमत है। भारत में जो इंडियन ओबेसिटी कमीशन थे, डॉक्टर मिश्रा थे, हम लोग सब उसके साथ में ही थे। हमने तो पहले ही 2007 में बताया था कि भारत का बीएमआई कट ऑफ 23 है, और उसके साथ कोमॉर्बिडिटी जुड़ जाती है, जैसे मोटापन हो, उसके साथ ब्लड प्रेशर हो, हार्ट डिसीज हो, टाइप 2 डायबिटीज हो, तो उसमें हम कोमॉर्बिडिटी में मल्टी मॉर्बिडिटी आ जाती है, कॉम्प्लिकेशंस की संभावना और आयु छोटा होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए इसको एक मेटाबॉलिक कंपोनेंट जो जोड़ दिया है,
और ये भारत मंच में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। भारत में ठीक। हमारी जो घेर है वेस्ट सकम्फ्रेंस 90 सेंटीमीटर्स मेन में और 80 सेंटीमीटर्स में वुमन होगा तो ये होता है। दूसरी जो लैंसेट ने बताई है, इसमें स्टेजिंग किया है, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 यानी बीमारी होने के पहले की एक स्टेज है, और स्टेज 2 जो है जब बीमारी होती है। तो उन्होंने ये दो अलग अलग परिभाषा भी दी है ओबेसिटी की, ये लैंसेट के गाइडेंस में। और ये गाइडेंस में उन्होंने एक स्टेजिंग और अप्रोच बताया है कि पहले स्टेज में हम लाइफस्टाइल से ही सब कुछ ठीक कर सकते हैं, और अभी नई नई दवाइयां भी आई है, सर्जरी भी आई है। तो जिनको ज्यादा सीवियर ओबेसिटी होती है उनके लिए हमारे पास अभी नए ऑप्शंस भी अवेलेबल है। ठीक है, चलिए, तो ये डॉक्टर जोशी ने बताया कि इनॉल हुआ क्या, चाहे वो लैंसेट की बात हो चाहे फिर वो इंडिया में बात हो। 2007 का जिक्र किया डॉक्टर जोशी ने। डॉक्टर विशाल रस्तोगी, 2009 में भी, अभी जब मैं ये सब कुछ पढ़ रहा था शो में आने के पहले, 2009 में भी आप लोगों ने कुछ परिवर्तन करवाए थे, WHO के कोई गाइडलाइंस आए थे, फिर उसके बाद 2009 में इंडिया में चेंज हुए, वो क्या चेंजेस थे? तो जैसा कि डॉक्टर जोशी ने अभी बताया कि इंडियन जो हमारा मेकअप है, जो हमारे बॉडी बिल्ड है, वो बहुत डिफरेंट है वेस्ट के साथ में। और बीएमआई से रिलेटेड जो गाइडलाइंस हैं वो सारी की सारी यूरोपियन पॉपुलेशन के हिसाब से बनी हुई हैं, जो कि हमारे इंडियन माइक पर नहीं सेट बैठती हैं। हमारे बीएमआई सिंपल जो बॉडी वेट है उसको हाइट की स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद में आता है, और ये इस बात को कंसीडर नहीं करता कि फैट का डिस्ट्रीब्यूशन कहां पर है, ये सबक्यूटेनियस फैट है या विसरल फैट है। बॉडी में मसल्स अगर ज्यादा हैं तब भी बीएमआई हाई हो सकता है, जबकि ओबेसिटी उस पेशेंट को नहीं है, क्योंकि ओबेसिटी का मतलब एक एडिपोसिटी है, जो कि अब एक बीमारी की तरह से पहचान में आ रही है। पहले हम ओबेसिटी को एक रिस्क फैक्टर समझते थे, बट जैसा कि अभी डॉक्टर जोशी ने भी समझाया कि नाउ ओबेसिटी इज कंसीडर्ड एज अ इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर और इंडिपेंडेंट डिजीज, क्योंकि इसके अंदर एक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन चल रहा होता है, हार्मोन इंबैलेंस हो रहा होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस चल रहा होता है, और बहुत सारे ऐसी फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं जो कि बीमारी लाते हैं। तो इंडियंस में इसके लिए हम एक गलत मापदंड नाप रहे हैं कि अगर हम खाली बीएमआई पे अपने आप को रिलाय कर रहे हैं, क्योंकि हमारे इंडियंस में अगर बीएमआई नॉर्मल रेंज में भी है, विच इज 18.5 से लेकर के 24 तक हम नॉर्मल मानते हैं, अगर उस रेंज में भी है तब भी पेशेंट को, बिकॉज मसल मास हमारा कम होता है, इसकी वजह से फैट अधिक हो सकता है, और इसका मतलब यह है कि उसको बीमारी होने के चांसेस अधिक हैं। अब इसमें इंडियंस में दूसरा जो है फैक्टर है वो ये है कि विसरल फैट ज्यादा होता है। विसरल फैट क्या होता है? विसरल फैट वो होता है जो कि बॉडी के ऑर्गन्स के चारों तरफ होता है। तो इसको नापने के लिए अभी तक हमारे पास कोई तरीका नहीं है, और जो तरीके मौजूद हैं वो भी काफी एक्सपेंसिव तरीके हैं, क्योंकि उसके लिए हमें डेक्सा की या बाकी मशीनों की जरूरत पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली वो हम एक मास लेवल पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो उसको देखने के लिए कि किस तरीके से हम इसको मेजर कर सकते हैं, इसके लिए हम ज्यादा अगर हम बात करें तो अगर कोई आदमी का तोंद निकली हुई है या उसका बॉडी जो हैबिटस है वो एक पियर शेप है एज अगेंस्ट एप्पल शेप, कहने का मतलब यह है कि एब्डोमेन ज्यादा फूला हुआ है और हिप्स जो है वो पतले हैं, तो ये मानना जा सकता है कि उसको विसरल फैट भी ज्यादा होगा, क्योंकि विसरल फैट जो है वो एब्डोमेन में ही सबसे ज्यादा होता है। हालांकि आजकल और तरह तरह के इक्विपमेंट जैसे कि अल्ट्रासाउंड से भी हम लोग लिवर और किडनी के बीच में जो एरिया होता है उसको नाप लेते हैं, और वो भी फैट का मानक होता है। तो ये सब गाइडलाइंस जो है इंडियंस में बहुत पहले से एडवोकेट की जा रही हैं, और उसी को अब लैंसेट ने भी वेट किया है कि ये बात सही है कि बीएमआई पे ही अकेले राय नहीं कर सकते, क्योंकि बीएमआई नॉर्मल होने पर भी पेशेंट ओबीस हो सकता है, एडिपोसिटी हाई हो सकती है, और बीएमआई हाई होने पर भी एडिपोसिटी नहीं हो सकती है। राइट। तो प्रत्यक्ष, क्योंकि आप न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, ये बताइए, अब ये बात हो रही है जैसे हमारे दोनों ही डॉक्टर्स ने कहा कि इंडियंस के साथ वो है वो कमर वाला एरिया, वो जो पियर शेप की बात की कि वहीं सारा फैट इकट्ठा होता है, और जो हमारी डाइट भी है वो मेनली ऐसी है जिसमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट्स है, खासतौर पे वेजिटेरियंस के लिए तो वही स्टेपल डाइट है। तो क्या खान पान की वजह से ये सारी दिक्कतें हैं हमारी, और बीएमआई डेफिनेटली उसका एक सही इंडिकेटर नहीं है? देखिए, बीएमआई की जब बात आती है विपिन जी, फ्रॉम द लास्ट 17 ईयर्स जैसा मैं वेट लॉस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, मैंने कभी भी बीएमआई को उतना ज्यादा सीरियस नहीं लिया, जैसा डॉक्टर साहब ने भी बोला। उसके कारण क्या थे, क्योंकि बीएमआई जो है ना वो एक आधा अधूरा ज्ञान हम लोग कह सकते हैं। अगर जो हम लोग बीएमआई की बात करें तो हमें उसके साथ और कई सारे फैक्टर्स जोड़ने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है, मैं अगर जो उसे बिल्कुल सीधी भाषा में कहूँ कि अगर जो हमें देखना है कि आदमी को मोटापे की वजह से कोई बीमारी है या नहीं है, तो हम लोग लेते हैं वेस्ट टू हाइट रेशो। वेस्ट टू हाइट रेशो में क्या होता है कि बड़ा सिंपलीफाई है कि अगर जो लोगों को नहीं समझ में आता कि एक आदमी का अगर जो कद 6 फुट है तो अपने कद का आधा हिस्सा
उससे कम उसकी वेस्ट होनी चाहिए। उदाहरण के लिए अगर जो 6 फुट कद है तो लगभग 35 इंच से कम कमर होनी चाहिए, लगभग 32, 33, 34 होनी चाहिए, जिससे हमें पता चलता है कि अगर जो स्टमक के आसपास का एरिया का सरकमफ्रेंस कम है तो यानी कि वो इंसान जो है हेल्दी है। हमारे जो इंडियंस हैं, अगर जो हम लोग उनकी बात करें तो हम लोग लगभग, आप ये देखिए कि 2009 से 20 से 25 को हम लोग हेल्दी वेट मानते आए हैं बीएमआई की रेशो के हिसाब से। बीएमआई निकालने का बड़ा सिंपल फार्मूला होता है, वेट बाय हाइट इन सेंटीमीटर्स का स्क्वायर। वो रेशो हम लोग बीएमआई चार्ट के अंदर मिला लेते हैं। वो रेशो क्या है, 20 से लेकर 25 तक हेल्दी वेट, 25 से ऊपर हम लोग अभी तक ओवरवेट मानते थे, पर अभी जो लेंसेट की जो स्टडीज है उसमें ओवरवेट वर्ड को रिप्लेस करके दे सेट की जिसे हम लोग बोलते हैं प्री क्लिनिकल ओबेसिटी, बस इतना लगभग चेंज है। अदरवाइज कोई ज्यादा मेजर चेंज नहीं है। जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि ऐसा कुछ भी ओबेसिटी को मापने का कोई बड़ा मापदंड नहीं है। तो अगर जो इंसान मोटापा है तो वो खाने की वजह से भी हो सकता है, एक्सेस स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, जेनेटिक या हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हो सकता है, कई बार डिप्रेशन से रिलेटेड या कुछ ऐसी कुछ मेडिसिन होती हैं जिनकी वजह से भी मोटापा आता है। तो मोटापा कभी भी किसी भी एक कारण की वजह से नहीं होता, मोटापे के बहुत सारे कारण होते हैं। हमें उन सारे कारणों को ध्यान में रख के वेट लॉस की टेक्निक को डिसाइड करना, वो एक वेट लॉस एक्सपर्ट का या एक डाइटिशियन का, एक डॉक्टर का काम होता है। कभी भी हम लोग ऐसा नहीं सोच सकते अगर जो एक आदमी भाग के पतला हो रहा है तो सारे के सारे 100 के 100 या 50 के 50 के लोग जो है वो भी भाग के पतले होंगे। नहीं, बिल्कुल सही बात है, बड़ा इंडिविजुअल टाइप का मामला है। लेकिन अधिकांश तो देखिए, जैसे आपने कहा हार्मोनल, तो वो तो एक अलग ही केस हो गया, स्ट्रेस वाला केस भी एक अलग केस हो गया। हालांकि आजकल स्ट्रेस भी एक बड़ी इशू बन गई धीरे धीरे, लेकिन ज्यादा करके लोग जो वही है खान पान के कारण अपना वजन बढ़ा लेते हैं। डॉक्टर जोशी, दो चीजें हैं मैं आपसे समझना चाहूंगा। एक तो है कि व्यक्ति मोटा हुआ तो हर तरफ से मोटा हो गया कि भाई हाथ भी मोटे, पांव भी मोटे, चेहरा भी फूल गया, दिख रहा है कि वो। और एक जो आप लोग जिक्र कर रहे हैं कि ज्यादातर भारतीयों में हमने देखा कि वो जो कमर के एरिया वाला सर्कमफ्रेंस, तोंद का निकल आना, वो एक मेजर इशू है। तो ये किस तरीके से अंदर होता है? क्यों ऐसा कि कुछ लोग खाएं तो पूरी तरह से मोटे हो गए, या कुछ ज्यादातर, लेकिन दूसरी तरफ देख रहे हैं कि बाकी उनकी बॉडी उतनी मोटी नहीं हुई लेकिन वो पेट निकल आया अजीब ढंग से, और वहीं से बीएमआई बिगड़ता होगा, या बाकी चीजें भी, आप जैसे विसरल फैट कह रहे हैं कि अंदर ऑर्गन्स में भी फैट आ गया। बीपी जी, बहुत सही सवाल है आपका कि जो पहले आपने बताया पूरी शरीर में मोटापन आ गया, उसको हम जनरलाइज्ड ओबेसिटी बोलते हैं। और ये अक्सर हम देखते हैं कि पाश्चात्य देशों में, जैसे यूरोप हो, अमेरिका हो, यह ज्यादा प्रेवलेंट है। भारतवंश में ये कम प्रेवलेंट है। और यहाँ पे बीएमआई का एक्यूरेट होना ज्यादा ठीक होता है। बट भारतीय लोगों में क्या है कि हमारे इसमें बॉडी कंपोजिशन में फैट ज्यादा है और मसल मास कम है, जिसको हम सार्कोपीनिया बोलते हैं। और हमारे पेट में जो चर्बी आती है, जिसको एब्डोमिनल ओबेसिटी या विसरल ओबेसिटी बोलते हैं, इसकी वजह से 4 मेजर किलर बीमारियां होती है। एक तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, डिस्लिपिडीमिया, जिसकी वजह से हृदय विकार हो सकता है यानी हार्ट डिसीज, ब्लड प्रेशर है, रक्तदाब, और मधुमेह। और ये सबको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम करके बोले जाते हैं। इसलिए जो मेटाबॉलिक कंपोनेंट है, कार्डियो मेटाबॉलिक ओबेसिटी जिसको बोलते हैं, ये पेट के चर्बी में आती है, एब्डोमिनल फैट में आती है। और ये ज्यादा हानिकारक होती है क्योंकि इससे हृदय विकार हो, स्ट्रोक हो, टाइप 2 डायबिटीज, मधुमेह की जो कॉम्प्लिकेशंस हो, या किडनी फेलियर हो, ब्रेन स्ट्रोक हो, ये सब होने की संभावना बढ़ती है। कोलेस्ट्रॉल की बीमारी होती है, तो इसलिए ज्यादा सतर्क रहना पड़ता है। जनरलाइज ओबेसिटी जो होती है उसका अप्रोच पूरा अलग रहता है। वहां पे लाइफस्टाइल, मेडिकेशन, सर्जरी ऑप्शंस है। बट यहाँ कार्डियो मेटाबॉलिक ओबेसिटी में बियॉन्ड जस्ट वेट लॉस, हमको दवाइयों का, ब्लड प्रेशर की दवाइयों का, हार्ट अटैक नहीं हो उसके लिए प्रिवेंशन की दवाइयों का, और मधुमेह कंट्रोल करने की दवाइयों का, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण करने की दवाइयों का भी प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए अप्रोच बहुत ज्यादा रहता है। और भारतवंश में ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम या कार्डियो मेटाबॉलिक ओबेसिटी का प्रमाण जो है ये बहुत ज्यादा है। और इसलिए मैं सराहना देता हूं कि एटलीस्ट बेटर लेट देन नेवर, लैंसेट और पूरे दुनिया ने हमारे यहाँ जो ओबेसिटी आती है, यही ओबेसिटी अभी पूरे वर्ल्ड में उन्होंने उसका रिकॉग्निशन किया है। और अभी हमको एक ज्यादा अग्रेसिव अप्रोच लेना पड़ेगा कि थोड़ी भी चर्बी होगी हमारे शरीर में तो वो कम करनी चाहिए, और हमको मसल मास बिल्ड करना चाहिए। तो वी नीड टू बिल्ड मसल एंड लूज फैट, एंड इससे हम एक्चुअली मधुमेह की बीमारी या रक्तदाब की बीमारी या हृदय विकार की बीमारी को भी हम रिमिशन में ला सकते हैं। ठीक है।
डॉक्टर विशाल, तो सर कह रहे हैं मसल मास हमें बिल्ड करना चाहिए, लेकिन वो डिस्टिंक्शन आएगा कैसे? मतलब मुझे क्या करना होगा कि समझेगा कि मेरा जो वजन तो बढ़ रहा है या शरीर भी थोड़ा सा फूल रहा है, लेकिन उसमें मसल्स की क्वांटिटी ज्यादा है और फैट कम है? देखिए, इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपना हेल्दी लाइफस्टाइल करें। कुछ भी नया करने की अभी आवश्यकता नहीं है। कोई भी बहुत एक्सोटिक टेस्ट अभी एडवाइज नहीं किए जा रहे हैं इसको देखने के लिए। जैसा कि अभी हमारे न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया कि अब प्री क्लिनिकल वर्सेस क्लिनिकल का इश्यू आ गया है कि प्री क्लिनिकल मतलब कि अभी तक हमारे बॉडी ऑर्गन्स जो है फैट की वजह से डैमेज नहीं हुए हैं। तो हमें इसी स्टेज में अपने आप को अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे कि हमारी मसल्स की टोनिंग होती रहे। बहुत ज्यादा बॉडी बिल्डिंग या जिम जाना इसके लिए रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन अगर हम अपने आप को एक्टिव रखेंगे, जो कि सामान्य तरह से बताया जाता है कि अप टू 8 to 10,000 स्टेप्स पर डे अगर हम लेते हैं, अगर हम स्विमिंग करते हैं, रेगुलरली कोई आउटडोर स्पोर्ट्स करते हैं, तो उससे जो हमारे मसल्स की टोन्स हैं वो बनी रहती हैं और वही सफिशिएंट है जिससे कि हम अपने मसल की परसेंटेज अपने बॉडी के वेट में बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा खान पीन में भी जैसे बात हुई है कि अगर हम अपने फूड में कार्बोहाइड्रेट्स को कम करते हैं और प्रोटीन की मात्रा बढ़ाते हैं, तो उससे दो फायदे होते हैं। एक तो हमारा वजन भी कम होता है, क्योंकि प्रोटीन की वजह से वजन कम होता है और हमारा जनरलाइज्ड बॉडी वेट लॉस होता है, और प्लस जो कार्बोहाइड्रेट्स है वही इस फैट की फॉर्म में, इस एडिपोसिटी की फॉर्म में स्टोर होता है बॉडी के अंदर लॉन्ग टर्म में, तो वो भी इससे कम होता है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि हम अपना लाइफस्टाइल को इंपॉर्टेंट ध्यान दें, उसको हेल्दी करें, जिससे कि हम ये विसरल फैट से भी बच सकते हैं और ओबेसिटी इन जनरल, इसकी जो सेकंड स्टेज आती है, क्लिनिकल स्टेज जिसको बोल रहे हैं, उस स्टेज पे जाने से भी बच सकते हैं। ठीक है, तो लाइफस्टाइल में बड़े चेंजेस करने होंगे। बीएमआई को तो एक तरफ करें, लेकिन हम इन जनरल तो मोटापे को समझते ही हैं कि क्या हो रहा है आपके शरीर के साथ। तो अब जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि आप अपने खाने में प्रोटीन का ज्यादा इस्तेमाल करें और कार्बोहाइड्रेट्स का कम, लेकिन वो बैलेंस डाइट आएगी कैसे? और खासतौर पे जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए तो ये बहुत बड़ा सवाल हमेशा बना रहता है। प्लस थोड़ी देर पहले प्रत्यक्ष ने कहा कि स्ट्रेस के कारण भी मोटापा आता है। स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस इन दिनों बहुत आम हो चला है। तो ये दो बड़े मेजर सवाल होंगे, उनको हम उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। और आखिरकार बीएमआई, विदाउट बीएमआई, लेकिन आपको स्वस्थ रहना है। वो नंबर स्केल पे कहीं भी जाए, कोई भी तरीका हो, इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे स्वस्थ रहेंगे, लीन एंड फिट रहेंगे। वो बात इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मोटापे का स्केल, बीएमआई फेल। आज हम बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर बीएमआई की जो डेफिनेशंस हैं, जो रिक्वायरमेंट है, उसमें बड़े बदलाव और वही फॉलोअप इंडिया में। और क्यों, उसके पीछे कारण क्या, रीजन? क्योंकि हमारा मोटापा एक अलग तरीके से है और भारत में मोटापे के कई कारण हैं, कई तरह के मोटापे हैं, लेकिन मोटापा हर बीमारी की जड़ भी है। इसीलिए बीएमआई का जिक्र करें तो या ना करें तो भी आपका स्वस्थ और पतला रहना या मोटा ना रहना इंपॉर्टेंट है। वेल, ब्रेक से पहले काफी हमने इसको समझा, अब थोड़ी और बातें। प्रत्यक्ष तो जैसा डॉक्टर रस्तोगी, डॉक्टर जोशी भी कह रहे थे कि हमको एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाना है। अब उसमें प्रोटीन हम ज्यादा कंज्यूम करें, हम कार्बोहाइड्रेट्स कम करें, बहुत मुश्किल होता है। हम बैलेंस डाइट की हमेशा बात करते हैं, लेकिन वो बैलेंस डाइट आप कैसे मेजर करेंगे रोज के खाने में? अमूमन व्यक्ति क्या खाता है? सब्जी, रोटी, दाल, चावल। आप देखेंगे तो 70% तो कार्ब्स इसमें ऐसे ही दिख रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है विपिन जी। सबसे बड़ी जो बात है ना, बैलेंस डाइट, ये अपने आप में ही बड़ा कॉम्प्लेक्स वर्ड है, क्योंकि जब बैलेंस डाइट की बात आती है ना, तो अमूमन कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति अचानक से कोई भी राय रख देता है। पर मैं इस मामले के अंदर थोड़ा सा डीप एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जब भी बात आती है कि प्रोटीन लेना है या कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, इस चीज को कंसीडर करने से पहले भी व्यक्ति को अपनी उम्र का ध्यान रखना चाहिए, अपनी बीमारियों का ध्यान रखना चाहिए, अपने हैबिटेट का ध्यान रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग जब प्रोटीन्स की बात करते हैं, तो अभी एक ऐसे ही एक जर्नल था जिसमें बात हुई थी, लोग अक्सर समझते हैं कि दालें जो है दैट इज टोटली प्रोटीन। तो अगर जो हम लोग बात करें तो दालें अपने आप में एक कार्बोहाइड्रेट का एक मेजर सोर्स है। जब हम लोग आटे की बात करते हैं तो 100 ग्राम आटे में 15 से 20 ग्राम प्रोटीन होता है। तो यहाँ पे जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल है ना, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए ना एकदम से, जिसे कहते हैं ना, फोर्सफुली या बहुत ज्यादा प्रेशर करके कोई भी चीज करना कि आज से मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगा और मैं 1.5-2 घंटे वर्कआउट करूंगा, दैट इज टोटली रॉन्ग। या मैं डाइट लूंगा कि जब मैंने सोचा कि अब मैंने 100% प्रोटीन करना है तो मैं उठा के कोई प्रोटीन पाउडर लेना शुरू कर दूं, दैट इज टोटली रॉन्ग। आप अपनी डाइट के अंदर हर चीज को मेजर करो, कितने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, कितने कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट है, कितने विटामिन की रिक्वायरमेंट है। ऐसा ना हो कि हम एक चीज की पूर्ति के चक्कर में
दूसरी चीज का नुकसान कर दे और किसी और बीमारी से ग्रस्त हो जाए। उदाहरण के लिए प्रोटीन पूरा करते करते विटामिन लॉस हो जाए और पता चले हमारी आंखों की रोशनी या हमारे बाल या हमारे नखूनों पे कोई फर्क पड़ रहा है। तो एक बैलेंस डाइट का मतलब है कि हर चीज को खाने के अंदर एक प्रॉपर मात्रा में रखना। तो इसी के साथ हम लोग एक्सरसाइज के लिए भी हम लोग यही चीज कहते हैं कि जो आपकी लाइफस्टाइल है उसी के हिसाब से एक्सरसाइज करिए। अगर जो आप 15 मिनट 10 मिनट वॉक के लिए भी निकाल दें, दैट इज मोर देन इनफ। ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड एक्सरसाइज की जरूरत है। ठीक है जी, तो चलिए आपको इस तरीके से ध्यान रखना। डॉक्टर जोशी, क्या आपकी सलाह होगी, क्या करना चाहिए, किस तरह के चेंजेस हमें करने चाहिए लाइफस्टाइल में ताकि आपका बीएमआई चाहे वो किसी भी डेफिनेशन में हो लेकिन वो आप फिट रहें, और खासतौर पे जो अलग अलग फैट्स की आप बात कर रहे हैं जिनका पता लगता नहीं है, कई बार आपका वजन कम भी है लेकिन आपके अंदर फैट वो डिपॉजिट हो गए हैं, अराउंड ऑर्गन हो गए हैं, विद इन स्किन हो गए, कैसे आप उसको चेक रखेंगे? विपिन जी, आई थिंक सबसे अहमत है लाइफस्टाइल, यानी कम खाओ, स्लोली खाओ, वक्त पे खाओ और सही खाओ। उसके साथ थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज में मसल मास इंप्रूव करना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। रेजिस्टेंट एक्सरसाइजेस के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, उसके साथ योग, सूर्य नमस्कार, इसका बहुत फायदा होता है, और कपालभाति, इनमें डेफिनेटली चर्बी जो है वो कम होने में उसका एक सहयोग है। उसके साथ ही स्ट्रेस कम करना और टी एडिक्शन करना अल्कोहल टोबैको से, उससे भी बहुत फायदा होता है। और 7 घंटा नींद लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो सिर्फ डाइट एक्सरसाइज महत्वपूर्ण नहीं है मोटापन कम करने के लिए, एक होलिस्टिक प्रोग्राम रहना चाहिए और वैद्यकीय सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि अभी दवाइयां और ऑपरेशन दोनों अवेलेबल है। जिनको बहुत ज्यादा प्रमाण में मोटापा होता है या उनको कोमॉर्बिडिटीज होती है, उसके लिए अलग अलग नई दवाइयां अभी भारतवंश में भी अवेलेबल है, वर्ल्ड वाइड भी अवेलेबल है, और उसके साथ सर्जिकल ऑप्शंस भी अवेलेबल है। लेकिन मेरा मानना यह है कि सबसे इजी जो सोल्यूशन है वो लाइफस्टाइल का सोल्यूशन है। उसका अडियर करना बहुत डिफिकल्ट है, और उसके लिए जो मेन चीज है कि एक निश्चय करके बिहेवियर चेंज होना बहुत जरूरी है कि कम खाओ, वक्त पे खाओ, सही खाओ, उसके साथ थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी में मसल बिल्डिंग करो और 7 घंटा नींद करो और हंसते खेलते रहो। टेंशन और स्ट्रेस लेंगे तो मोटापा कम होने की चांसेस कम होते हैं, और वैद्यकीय सलाह या डॉक्टर को जरूर दिखाते जाओ। क्विकली डॉक्टर रस्तोगी, जो जैसा मैंने कहा था, अभी सर ने फिर जिक्र कर दिया, स्ट्रेस का क्या रिलेशन है? क्योंकि देखिए स्ट्रेस तो इन दिनों पार्ट एंड पार्सल हो चुका है लोगों की लाइफ का। सारी चीजों को मिला के देखें तो स्ट्रेस का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि स्ट्रेस में एक हार्मोन रिलीज होता है जो कि कॉर्टिसोल होता है, और वो प्रमोट करता है कि हमारे फैट का एक्यूमुलेशन हो और जो बॉडी में बाकी कार्बोहाइड्रेट्स है, बिकॉज ये स्ट्रेस हार्मोन है, तो ये इसका रिस्पॉन्स ये है कि बॉडी के अंदर एनर्जी को स्टोर करे। और फैट का जो ओरिजिनल पर्पस था वो ये था कि बॉडी के अंदर एनर्जी एक बुरे वक्त के लिए स्टोर में रहे। तो ये स्ट्रेस हार्मोन इस फैट को ज्यादा से ज्यादा स्टोर कराता है। तो अगर हम अपनी स्ट्रेस कम कर सकते हैं, और डॉक्टर जोशी ने बहुत अच्छे तरीके बताए वो स्ट्रेस कम करने के, चाहे हम योग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, इन सब से ही हमारी स्ट्रेस लेवल कम होता है। हम अपना बिहेवियरल चेंजेस भी कर सकते हैं। तो इन सब से हम स्ट्रेस को कम करके अपने ओबेसिटी को भी कम कर सकते हैं। जी चलिए, तो देखिए बात तो बीएमआई से शुरू हुई थी, वो तो एक इंडिकेटर है कि आपकी स्केल को कैसा रखा जाए, उससे कितना समझा जाए, उससे कितना ना समझा जाए, लेकिन ये कोई इतनी भी गूढ़ चीज नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगी कि आपका वजन कहाँ पहुंच गया है, कि आपका पेट बाहर निकल रहा है, क्या आप अपने अंदर भारीपन महसूस कर रहे हैं, क्या आपका पूरा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डगमगा गया है, तेज चलने में दिक्कत है, सांस फूल रही हो, कोई बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए या फिर अपने लाइफस्टाइल में बड़े चेंजेस करने चाहिए। और वो चेंजेस क्या हैं? आपका आहार, आपका खान पान, आपकी दिनचर्या, आपकी नींद, ये 2-3 चीजें जो हमारे एक्सपर्ट्स ने बताई। तो आप अगर अपना थोड़ा डाइट को चेंज करके न्यूट्रिशियस चीजें लेंगे, खासतौर पे प्रोटीन्स की थोड़ी मात्रा बढ़ाएंगे, वो भी कोई खास बात नहीं है, प्रत्यक्ष ने अभी हमें समझा दिया कैसे आपको करना है। और साथ में एक्टिव रहिए, चाहे योगा कर लीजिए, चाहे सिंपल वॉक कर लीजिए, कोई गेम खेल लीजिए, लाइफस्टाइल को थोड़ा एक्टिव बनाइए। ये सारी चीजें होंगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल शायद आपको हमारे मेहमानों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही उसको मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर फिर भी आपसे नहीं हो रहा है तो जरूर आप इस पे क्लिनिकल राय जरूर लीजिए, डॉक्टर से जरूर मिलिए और समझिए, क्योंकि मोटापा आपको लॉन्ग टर्म में बड़ी बीमारियां दे सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ही मेहमानों का ये बातें हमें समझाने के लिए। नमस्कार।